नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय जिस नाम की चर्चा है वो है निशा बांगरे। निशा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। बुधवार तक चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही निशा के तेवर कमलनाथ से मिलने के बाद नरम पड़ गए। क्या है निशा की सियासी कहानी, चलिए आपको दिखाते हैं। निशा बांगरे जी, आप चिंता मत करिएगा, हम आपसे प्रदेश की सेवा करवाएंगे, हम आपसे प्रदेश की सेवा कराएंगे। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस बयान के बाद निशा बांगरे को लेकर चल रहा सियासी सस्पेंस खत्म हो गया। 2 दिन पहले तक कांग्रेस को चुनौती देती नजर आ रही निशा के तेवर अचानक से नरम हो गए। इतना ही नहीं, आमला से निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दे रही निशा ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली। हाथ के साथ आते ही निशा का अंदाज बयां भी बदला बदला नजर आया। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी संघर्ष की, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम आपके लिए टिकट होल्ड करके रखेंगे, और उन्होंने रखी भी थी। लेकिन भाजपा के षड्यंत्र के कारण आज ये, लेकिन इसमें कोई दुख की बात नहीं है। हम आज भी आशान्वित हैं, और निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य जो है वो पिछले कल से बेहतर ही होगा। तो जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका मैं पूर्ण निर्वहन करूंगी, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है, ये तो शुरुआत है और हम सब मिलकर के लड़ेंगे। निशा को लेकर पिछले 4 महीने में कैसी चली कहानी, चलिए आपको समझाते हैं। दास्ताने निशा। 22 जून को लेटर लिखकर दी इस्तीफे की जानकारी। 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक न्याय पद यात्रा की। भोपाल में 9 अक्टूबर सीएम हाउस जाते गिरफ्तार हुई। 10 अक्टूबर को 10,000 रुपए के मुचलके पर मिली जमानत। 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सरकार को निर्णय लेने का दिया आदेश। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फैसला लेने को कहा। हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को एमपी सरकार को दिया आदेश। 23 तक निशा के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने का आदेश। हाई कोर्ट ने सरकार से इस्तीफे पर 27 अक्टूबर तक मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। 23 अक्टूबर को हाई कोर्ट की सख्ती पर इस्तीफा हुआ मंजूर। 25-26 अक्टूबर को कमलनाथ से हुई मुलाकात। 26 अक्टूबर को ज्वाइन की कांग्रेस। आमला से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस हुआ खत्म। बीजेपी निशा बांगरे को लेकर सधी हुई प्रतिक्रिया देती नजर आई। निशा बांगरे के इस्तीफे पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में उनके पास विकल्प मौजूद हैं। एक सामान्य व्यक्ति को इस्तीफा उसका स्वीकार हुआ है। लोकतंत्र में उनके पास रास्ते हैं। अब कौन उसको टिकट देगा, कौन नहीं देगा, हमारा सवाल ही निशा जी का अच्छा कर रहा है। डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे की कहानी पिछले कुछ महीनों में सांप सीढ़ी के खेल की तरह चली। कभी लगा कि वो 99 पर पहुंच गई है, तो कभी अचानक से 0 पर पहुंची दिखाई दी। कुल मिलाकर निशा की सियासी कहानी का फिलहाल पटाक्षेप हो गया है, और वो कांग्रेस की सिपाही के रूप में मैदान में है। यहां से या तो वो पार्टी का चेहरा बनकर उभरेंगी, या फिर कार्यकर्ताओं की भीड़ में गुम हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत में कई सीटों पर रिश्तों की लड़ाई भी लड़ी जा रही है, और ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल विधानसभा है ग्वालियर जिले की डबरा सीट, जहां एक बार फिर समधी समधन आमने सामने। और यहां बीजेपी से इमरती देवी तो कांग्रेस से सुरेश राजे मैदान में है। समधी की फिर होगी जीत या फिर समधन लेंगी बदला, देखना दिलचस्प होगा। चुनाव में आमने सामने समधी समधन, किसको मिलेगा जनता का समर्थन। ग्वालियर की हाई प्रोफाइल सीट बनी डबरा, इस लड़ाई में किसका भारी रहेगा पलड़ा।
ग्वालियर जिले की डबरा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ समधी समधन के बीच एक बार फिर से बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। कुछ दिन पहले समधी समधन में वीडियो और ऑडियो वॉर छिड़ा था। भले ही अब इमरती देवी ने सुरेश राजे से रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन सियासत में इस लड़ाई को लेकर क्रेज बरकरार है। 2020 के उपचुनाव में हुए दल बदल के खेल के बाद इमरती देवी कांग्रेस से बीजेपी में चली गई, तो सुरेश राजे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए। उपचुनाव में समधी ने समधन को पटखनी दी। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। राजे का कहना है कि इमरती देवी ने रिश्ता तोड़ लिया है, तो वहीं इमरती देवी का कहना है कि सुरेश राजे 30 साल से भटक रहे थे, तब मैंने उनका हाथ पकड़ा और साथ रही। नहीं, उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कह दिया कि वो अब हमारे समधी नहीं रहे। उन्होंने हमें चुनाव हरा दिया, हमारे समधी नहीं रहे। भाई उन्होंने ही समधी बनाया, अब उन्होंने ही मना कर दिया। चाहे उनका टिकट कट जाए, पार्टी अविश्वास कर ले, तो अब उनको लग रहा है कि समधी को नकार दो, वो समधी है ही नहीं। तो भैया न तो मैं समधी बनाने गया, समधन में तो बनाने नहीं गया, उनने ही बनाया और उन्होंने नकार दिया कि नहीं समधी समधन नहीं है। तो ये और अच्छी बात है, समधी समधन नहीं है। कांग्रेस भाजपा का मुकाबला है, वो भाजपा की प्रत्याशी है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस ने मुझे पर भरोसा जताया है, उसके भरोसे पे खरा उतरना हम सबका नैतिक दायित्व है। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। अगर मेरे रिश्तेदार होते तो इन लोगों को सबको पता है कि जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोला था। इसलिए कि मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, कहाँ से आई, को है, कैसी है, तो उनने रिश्तेदारी तोड़ी थी, तो मैंने रिश्तेदारी तोड़ दी। वे हमारे टिकट को काहे को आशीर्वाद देते। वे 30 साल से वहाँ मूड पटक रहे थे। हमने कही यहाँ कछु नहीं मिलेगा, तुम हमारे संगे आ जाओ, कछु मिल जाएगा। तो वे 1 साल हमारे संगे रहे हाथ पकड़ के, तो उन्हें भगवान ने कछु दे ही दो, अब पतो लग जाओ। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली इमरती देवी ने चुनावी मौसम में सुरेश राजे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, वो राजे को अपना समधी मानने से भी इनकार कर रही हैं। तो वहीं समधी समधन की सियासी अदावत फिलहाल पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में चर्चा का विषय बनी हुई है। रिश्तों की इस लड़ाई में समधी फिर भारी पड़ेगा या समधन हार का बदला लेने में सफल रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में रखा क्या है, लेकिन कभी कभी ये नाम ही पहचान बन जाते हैं। इंदौर की सियासत में भी इन दिनों नामों की चर्चा है, क्योंकि ये नाम भी खास है, जहां प्रत्याशियों को उनके मूल नाम की जगह निकनेम से ही पहचाना जाता है। देखिए, चिंटू, पिंटू, संजू, सत्तू, रामू, राजू और जीतू। अरे रे, थोड़ा रुकिए जरा। ये गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे नहीं हैं, बल्कि सियासत की पिच पर खेलने वाले धुरंधर हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें कांग्रेस ने इंदौर की 7 सीटों पर अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। निकनेम का फेम भले ही अब धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने इंदौर की 9 सीटों में से 7 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो अपने नाम से ज्यादा निकनेम से मशहूर हैं। सबसे पहले बात विधानसभा नंबर 1 की। संजय शुक्ला उर्फ संजू। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को घर में संजू नाम से ही पुकारा जाता है और धीरे धीरे विधानसभा क्षेत्र में भी ये नाम चर्चित हो गया। चिंतामण चौक से उर्फ चिंटू। इंदौर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी हैं चिंटू चौक से। पिता ने चिंतामण नाम रखा था, लेकिन दोस्त और करीबियों ने उन्हें चिंटू कहना शुरू कर दिया। कई लोगों को तो उनका मूल नाम भी नहीं पता। अब दस्तावेजों में भी चिंटू ही लिखा जाता है। दीपक जोशी उर्फ पिंटू। इंदौर 3 से कांग्रेस उम्मीदवार दीपक जोशी को लोग पिंटू के नाम से जानते हैं। मूल दस्तावेज में नाम दीपक जोशी ही है, लेकिन अब साथ में पिंटू भी लिखने लगे। राजा मानवानी उर्फ राजू। इंदौर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी राजा मानवानी को घर में राजू नाम से पुकारा जाता है। दोस्त भी राजू नाम से ही बुलाते हैं, लिहाजा
वो राजू नाम से ज्यादा चर्चित हैं। सत्यनारायण पटेल उर्फ सत्तू। इंदौर 5 से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल का नाम बड़ा था, लिहाजा पिता उन्हें सत्तू कहने लगे। धीरे धीरे दोस्त और जानने वालों के लिए भी सत्यनारायण पटेल सत्तू नाम से मशहूर हो गए। जितेंद्र पटवारी उर्फ जीतू। जितेंद्र पटवारी राव से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जितेंद्र पटवारी अपने निकनेम जीतू पटवारी के नाम से ही प्रदेश भर में जाने जाते हैं। जितेंद्र पटवारी नाम तो उनके समर्थकों को भी नहीं पता। राम किशोर शुक्ला उर्फ रामू। महू से कांग्रेस प्रत्याशी राम किशोर शुक्ला का निकनेम रामू है। घर में उन्हें रामू नाम से ही बुलाया जाता है। रिश्तेदार और करीबी आज भी उन्हें रामू नाम से ही बुलाते हैं। हालांकि निकनेम को लेकर नेताओं का मानना है कि ये तो जनता का प्रेम है। बचपन से लोग उन्हें इन्हीं नामों से जानते हैं। मुझे इस क्षेत्र में छोटा तो पिंटू पिंटू बोलते रहे और किसी से पूछो कि तेरा असली नाम क्या है तो कोई जानता ही नहीं था। सब पिंटू के नाम से प्यार दिया। तो छोटा नाम है, प्रिया नाम है, लोगों के अपने बीच का रहा हूँ मैं। कई वर्षों की मेहनत बाप दादाओं की और उसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। वही प्रेम हमेशा लोगों का सहयोग और समर्थन के रूप में है और निश्चित ही इस बार उसका परिणाम सामने आएगा। एक साथ कई सीटों पर निकनेम वाले प्रत्याशी, ये संयोग ही है, प्रयोग नहीं। निकनेम का सियासी फायदा ये भी होता है कि निकनेम के जरिए जनता जल्दी कनेक्ट हो जाती है। अब देखना होगा कि 2023 के रण में कांग्रेस के ये निकनेम क्या सियासी गेम करते हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। अब देख रहे हैं 30 की तकरार किसकी सरकार। कांग्रेस के बागी विधायक किस्मत लाल नंद ने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया और चुनाव में फिर किस्मत आजमाने के लिए उतर रहे हैं। उनकी तरह कई बागी विधायक और दावेदार चुनाव में ताल ठोकेंगे। तो क्या डैमेज कंट्रोल का मैनेजमेंट कांग्रेस में गड़बड़ा गया है और क्या ये बागी बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं? इस खास रिपोर्ट को देखिए। कोई सुनने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सीएम साहब को बचाने के लिए 2.5 साल वाले मुद्दे में जितने विधायक हम लोग दिल्ली गए थे उसमें से 75% विधायकों की टिकट काट दिया गया है। ये हैं कांग्रेस के बागी विधायक किस्मत लाल नंद। विधायक जी अब अपनी किस्मत चमकाने जोगी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दरअसल सरायपाली से मौजूदा विधायक किस्मत लाल का टिकट कटा तो जोगी कांग्रेस का दामन थामकर वो सरायपाली से प्रत्याशी बन गए। किस्मत लाल की ही तरह कांग्रेस के कई बागी नेता अब अपनी किस्मत आजमाने दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, जिसमें जोगी कांग्रेस बागियों का सहारा बन रही है। JCCJ प्रमुख अमित जोगी भी दावा कर रहे हैं कि कई और विधायक पार्टी में शामिल होंगे। पिछली बार तो किस्मत लाल नंद जी ने भाजपा की जमानत लगभग जब्त करा दी। इस बार वो कांग्रेस और भाजपा दोनों की जमानत जब्त कराकर फिर से विधायक बनेंगे। नहीं, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में 22 विधायकों के टिकट काटे, जिसके बाद से लगातार बागी बोल बुलंद हो रहे हैं। किस्मत लाल के अलावा महापौर राशि महिलांग भी महासमुंद सीट से ताल ठोकेंगी। तो वहीं विधायक अनूप नाग, गुरुदयाल बंजारे, बृहस्पति सिंह, चंद्रदेव राय और चिंतामणि महाराज भी उन नामों में शामिल हैं जो किसी पार्टी या निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस कैंची चलाने में जरा भी नहीं हिचकी, लेकिन डैमेज कंट्रोल के मामले में कांग्रेस का मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। नेताओं के इधर उधर होने को कांग्रेस बड़ा इशू नहीं मान रही तो बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के अंदर जिस दिन ये 2.5 साल का फॉर्मूला TS सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में तय हुआ था, उस दिन अंतर करने की जो पटाखा है या वो लिखनी शुरू हो गई थी।
और वो चुनाव आते आते सामने आ गई। ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं से पूछ के उनकी अनुशंसा के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिलों में स्क्रीनिंग करके फिर प्रदेश में स्क्रीनिंग करके उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ता भी है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको साथ नहीं देगा। कांग्रेस भले ही इनकार कर रही हो, लेकिन खुलेआम हो रही बगावत कांग्रेस को चिंता में डाल रही है। तो वहीं पर्दे के पीछे दावेदार भी अपनी सरकार मजबूत कर रहे हैं। चुनावी महाभारत में बगावत कांग्रेस के लिए कितनी मुसीबत बनेगी या कांग्रेस समय रहते से मैनेज कर लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का खुमार अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। कांग्रेस बीजेपी ने अपने 90 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इन सबके बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार गिना रही है, तो कांग्रेस भी 15 साल रही बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार बताने में गुरेज नहीं कर रही। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। 15 साल बनाम 5 साल के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलने छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष के बीच जैसे रेस चल रही है। बीजेपी के स्थानीय और केंद्रीय नेता हर मंच से कांग्रेस सरकार के 5 सालों के भ्रष्टाचार को गिना रहे हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोबर, रेत, सीमेंट घोटाले का आरोप लगाती आई है। अब एक और नए घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कस्टम मिलिंग में 175 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2018 में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने छत्तीसगढ़ को पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार करने का काम किया है। लगातार घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं और यह जो घोटाला अभी ताजा उजागर हुआ है, यह भी आप सबकी जानकारी में था कि कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपया किया गया है। एक तरफ जहां बीजेपी आरोपों की बौछार कर रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी शासन के 15 सालों के भ्रष्टाचार को गिना रही है। आंख फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, झालियामारी, नान घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले जैसे बड़े आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कुछ है नहीं, खोद रहे हैं, कहां से क्या निकालें। कुछ है नहीं ना, ढूंढने की कोशिश करते हैं, खोद रहे हैं, कहां से हम क्या निकालें, क्योंकि सामने कुछ इनको नजर नहीं आ रहा। सामने लोग विकास देख रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल बनाम कांग्रेस पार्टी के 5 साल। काम हुआ है, काम की कोई काट नहीं है। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से हम क्या मुर्दे उखाड़ें, तो कुछ इनको नजर नहीं आ रहा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी की सक्रियता को लेकर कांग्रेस जहां सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। इस आरोप प्रत्यारोप का फायदा किसे मिलेगा, ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे। फिलहाल भ्रष्टाचार के बहाने 5 साल बनाम 15 साल की गूंज छत्तीसगढ़ चुनाव में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सामने बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को उतारा है। क्या बीजेपी का योद्धा कांग्रेस के महारथी को टक्कर दे पाएगा? देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और सरगुजा संभाग की अंबिकापुर सीट, इन दोनों को अगर एक दूसरे का पर्याय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंबिकापुर सीट से सिंहदेव बीते 3 चुनाव से जीत दर्ज करते आ रहे हैं और बीजेपी सिर्फ कमल खिलाने का ख्वाब ही देख रही है। एक बार फिर सीट पर कमल खिलाने के इरादे से बीजेपी ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। उनका दावा है कि टीएस बाबा का विजय रथ रोकने में वो जरूर कामयाब होंगे। विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हम निश्चित रूप से जीतकर ये सीट भाजपा की झोली में डालेंगे। कोई कठिनाई नहीं। क्षेत्र की जनता से वर्तमान विधायक की जो दूरी है
अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र की जनता इनसे एकदम निराश और नाराज है। पिछले 2 कार्यकाल से चूंकि भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जी के द्वारा काम बहुत करवाए जा रहे थे, तो उसका क्रेडिट इनको मिलता था। इस बार ये स्वयं मंत्री हैं, क्षेत्र की जनता से दूरी और काम नहीं हुआ, तो लोगों को असलियत पता चल गई है। लेकिन टीएस बाबा का विजय रथ रोकना इतना भी आसान नहीं है। बीते चुनाव में टीएस सिंहदेव के सामने बीजेपी से अनुराग सिंहदेव प्रत्याशी थे। टीएस सिंहदेव को कुल 1,04,34 और अनुराग सिंहदेव को 60,815 वोट मिले, यानी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी को टीएस सिंहदेव ने 40,000 वोटों से हराया था। इस बार भी कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि टीएस सिंहदेव रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। जो परंपरा चल रही है अंतर बढ़ने की, वो बढ़ेगा। और दूसरी बात, कौन खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है, ये महत्वपूर्ण बात है ही नहीं। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है और कांग्रेस के टीएस सिंहदेव का जन जन तक कितना संपर्क है, उनका व्यक्तिगत कितना जुड़ाव है लोगों से, और लोगों की कितनी आस्था है उनके प्रति, कितना विश्वास है उनके प्रति, और उन्होंने जो कार्य किए हैं उन कार्यों के परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव बहुत बड़े अंतर से वो जीतेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए कम समय में प्रचार करना चुनौती होगा, तो वहीं टीएस सिंहदेव जैसे दिग्गज की छवि से लड़ना भी आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि बीजेपी टीएस का विजय रथ रोक पाती है या फिर टीएस बाबा जीत का चौका लगाते हैं। राकेश सोनी, बंसल न्यूज, अंबिकापुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।